हमारी आजादी को लगभग 8 दशक बीत चुके हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी एक संवैधानिक प्रावधान ने शायद ही इतना विवाद उत्पन्न किया हो जितना 25 जून 1975 की मध्य रात्रि को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा अनुच्छेद 352 के अनुप्रयोग ने किया था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है। 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी इंटरनल डिस्टरबेंस अर्थात आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगाया गया था। यह भारतीय इतिहास में पहला व आखिरी उदाहरण है जब इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। हम जून 2025 में हैं, अर्थात इस राष्ट्रीय आपातकाल को 50 वर्ष पूरे हो गए और आज हम इसी संदर्भ में बात करने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम। उन्नीस में जब नेशनल इमरजेंसी लागू किया गया था तो भारत की अधिकांश जनता इसके संबंध में कुछ भी नहीं जानती थी। इससे पहले कि हम 1975 के नेशनल इमरजेंसी को समझें, यहाँ ब्रीफ में इमरजेंसी से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को समझ लेना बेहतर रहेगा। भारतीय संविधान के भाग 18 में आर्टिकल 352 से 360 तक नेशनल इमरजेंसी से संबंधित विविध प्रावधान हैं। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी के संदर्भ में बात करता है, जबकि आर्टिकल 356 राज्यों में संवैधानिक विफलता के संदर्भ में राष्ट्रपति शासन की बात करता है और आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में बात करता है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रपति को 3 कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने का अधिकार दिया गया है। पहला, यदि भारत पर बाह्य आक्रमण हुआ हो या इसका खतरा हो। दूसरा, यदि भारत युद्ध में शामिल हो या इसका संभावित खतरा हो। तीसरा, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। पहले व दूसरे कंडीशन के आधार पर लगाए गए आपातकाल को एक्सटर्नल इमरजेंसी कहा जाता है, जबकि तीसरे कंडीशन के आधार पर लगाए गए आपातकाल को आंतरिक आपातकाल या इंटरनल इमरजेंसी कहा जाता है। यहाँ एक और बात ध्यान में रखने वाली है कि मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द की चर्चा नहीं थी, बल्कि इसके स्थान पर आंतरिक गड़बड़ी शब्द का प्रयोग किया गया था। 1975 में जब इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी तो इसी आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। आगे इस संदर्भ में इस प्रावधान के मिसयूज होने के कारण 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार थी तो इस प्रावधान को बदलकर आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया था। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। सबसे पहले वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, दूसरा वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, जिसे बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, और तीसरा वर्ष 1975 में। पहला और दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल से तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल इस अर्थ में भिन्न है कि जहां पहले और दूसरे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार बाह्य आक्रमण व युद्ध था, वहीं तीसरा आपातकाल जो 1975 में लागू किया गया था यह आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर था। यहाँ यह भी ध्यान में रखने वाली बात है कि 1975 में जब इस इंटरनल इमरजेंसी की घोषणा की गई थी तो 1971 वाले इमरजेंसी को वापस नहीं लिया गया था, वह भी चल ही रहा था। हालांकि इमरजेंसी की घोषणा 25 जून 1975 को की गई थी, लेकिन इसके लिए बैकग्राउंड 1973 और 1974 से ही बनने लगा। इससे पहले कि हम 1973 से 1975 के सिचुएशन को समझें, हमें थोड़ा पीछे जाकर इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टरियल टेन्योर को शुरू से समझना होगा। जनवरी 1966 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की असामयिक मृत्यु हुई तो कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा, जिसमें उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज भी शामिल थे, इस आशा में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया कि वो प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी का रबर स्टाम्प के रूप में प्रयोग करेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी की नियुक्ति और उससे संबंधित मुद्दों के संदर्भ में हम फिर आगे कभी बात करेंगे। अभी हम इमरजेंसी के बैकग्राउंड पर फोकस करते हैं। कांग्रेस के सभी पुराने दिग्गज नेताओं को, जिन्हें आमतौर पर सिंडिकेट कहा जाता था, यह आभास हो गया कि इंदिरा गांधी का रबर स्टाम्प प्रधानमंत्री के रूप में प्रयोग तो दूर, इंदिरा गांधी के रहते पार्टी पर भी उनकी पकड़ कमजोर होने लगी है। इंदिरा गांधी के निर्णयों से 1969 तक सिंडिकेट के साथ उनका झगड़ा खुलकर एकदम सामने आ गया। इसे और बल मिला 1969 में तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की
असामयिक मृत्यु से सिंडिकेट कांग्रेस द्वारा नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया, जबकि इंदिरा गांधी जगजीवन राम को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना चाहती थी। लेकिन उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष और मैसूर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे एस निजलिंगप्पा तथा सिंडिकेट मिलकर नीलम संजीव रेड्डी को कांग्रेस का आधिकारिक उम्मीदवार बनवाने में सफल रही। इंदिरा गांधी के लिए यह एक प्रकार से व्यक्तिगत हार थी। इंदिरा गांधी को समझ आ गया कि उनकी पीएम की कुर्सी भी खतरे में है। इसी बीच उपराष्ट्रपति रहे वीवी गिरी ने यह घोषणा की कि वह स्वयं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। मिसेस गांधी को इसमें एक मौका दिखा। जुलाई 1969 में राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले मिसेस गांधी ने मोरारजी देसाई को वित्त मंत्री के पद से हटा दिया। साथ ही बैंकों के राष्ट्रीयकरण के माध्यम से वामपंथी दलों, समाजवादी दलों और आम जनता का एक प्रकार से भावनात्मक समर्थन प्राप्त करने का भी प्रयास किया। राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले मिसेस गांधी द्वारा सांसदों से अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की अपील की गई और साथ ही साथ राष्ट्रपति चुनाव के लिए व्हिप भी जारी नहीं किया गया। वोटिंग में पहली वरीयता के वोटों के आधार पर वीवी गिरी आगे तो रहे, लेकिन उन्हें आवश्यक संख्या में मत नहीं मिला था। आगे दूसरी वरीयता के मतों के आधार पर वीवी गिरी ने नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति चुनाव में हरा दिया। यह भारत में राष्ट्रपति चुनाव का पहला और एकमात्र उदाहरण है जहां दूसरी वरीयता के मतों की गणना की गई थी। इस घटना ने कांग्रेस के विभाजन को लगभग तय कर दिया। आगे इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया और अंततः 12 नवंबर 1969 को कांग्रेस दो भागों में बट गई। सिंडिकेट वाले कांग्रेस को कांग्रेस ओ कहा गया, जबकि इंदिरा गांधी की कांग्रेस कांग्रेस आर कहलाई। इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई थी, लेकिन सीपीआई तथा कुछ अन्य दलों की मदद से ये सरकार चलती रही। आगे कांग्रेस के दोनों विभाजित दलों द्वारा स्वयं को असली कांग्रेस बताया गया और अविभाजित कांग्रेस के चुनाव चिन्ह की मांग की गई। इस संदर्भ में निर्वाचन आयोग द्वारा इंदिरा कांग्रेस अर्थात कांग्रेस आर को पूर्व का चुनाव चिन्ह भी प्रदान कर दिया गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद इसे वापस लिया गया और दोनों में से किसी भी दल को पूर्व का चुनाव चिन्ह नहीं आवंटित किया गया। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पुरानी अविभाजित कांग्रेस का एक धारा, जिसे सिंडिकेट कांग्रेस या कांग्रेस ओ कहा जाता है, इसी समय से इंदिरा सरकार का विरोधी रहा था और वह किसी भी तरह से इंदिरा गांधी को सरकार से बाहर करना चाहता था। वह बस एक सही मौके की तलाश में था। 5वीं लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी द्वारा चौथी लोकसभा को समय से काफी पहले, लगभग 15 महीने पहले भंग कर दिया गया था। 27 दिसंबर 1970 को इस लोकसभा को भंग किया गया और नए चुनावों की घोषणा की गई। मार्च 1971 में 5वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुआ। यह वही चुनाव था जिसमें इंदिरा गांधी द्वारा प्रसिद्ध गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इस चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर 521 लोकसभा सीटों में 352 सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ जीतकर सत्ता में वापस आई। इस चुनाव को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इमरजेंसी का तात्कालिक कारण इसी चुनाव से सीधे सीधे जुड़ता है। बड़ी बहुमत की सरकार से लोगों की अपेक्षाएं भी बड़ी होती हैं। कई बार ये अपेक्षाएं असंतोष को भी जन्म देती हैं। हालांकि यहाँ कहानी ने एक नया ही ट्विस्ट लिया 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर। बांग्लादेश, जो इस समय तक पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में भारत ने न केवल पाकिस्तान को बुरी तरह से पराजित किया, बल्कि बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र के जन्म में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बांग्लादेश विजय के बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता व प्रतिष्ठा 7वें आसमान पर थी। इसी समय विपक्ष के प्रसिद्ध नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इंदिरा गांधी की तारीफ की थी, जिसके बारे में कई बार कहा जाता है कि उन्होंने इंदिरा गांधी की तुलना दुर्गा से की थी। हालांकि बाद के इंटरव्यू में स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बात का खंडन किया है। खैर, जो भी हो, इतना तो निश्चित ही था कि पक्ष व विपक्ष के सभी नेताओं पर इंदिरा गांधी ने अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर दी थी। इस प्रकार इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने से लेकर बांग्लादेश युद्ध तक के काल को हम एक चरण के रूप में देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने स्वयं को एक सामान्य सांसद से देश के सबसे लोकप्रिय, प्रभावी व शक्तिशाली नेता के रूप में स्वयं को स्थापित किया। 1972 के बाद इंदिरा गांधी द्वारा किए गए बड़े कार्य, जिसमें बैंकों का नेशनलाइजेशन, प्रिवी पर्स की समाप्ति, बांग्लादेश की मुक्ति का चार्म कम होने लगा था और बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर निरंतर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। इस समय दो मुद्दों ने काफी जोर पकड़ा। एक था गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन और दूसरा बिहार का छात्र आंदोलन। गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन, जिसकी शुरुआत छात्रों द्वारा फीस वृद्धि के मामले में हुई थी, जो आगे चलकर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के साथ जुड़ गया।
अंततः गुजरात की चिमनभाई सरकार को इस्तीफा देना पड़ा, जो एक बड़ी घटना थी। इसी प्रकार बिहार में भी छात्र आंदोलन ने जोर पकड़ा, जिसे आमतौर पर जेपी आंदोलन या बिहार छात्र आंदोलन के रूप में जाना जाता है। जेपी या जयप्रकाश नारायण जो आजादी के आंदोलन से जुड़े एक प्रमुख व्यक्तित्व रहे थे, जिन्होंने आजादी के बाद स्वयं को सक्रिय राजनीति से बाहर रखा था, 1972 के बाद कांग्रेसी सरकार तथा अधिकारियों के भ्रष्टाचार के प्रति मुखरता से अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे। इस समय सभी कांग्रेस विरोधी आंदोलनकारियों के लिए वे सबसे प्रमुख आशा की किरण थे। हालांकि जेपी इंदिरा गांधी को अपनी भतीजी के रूप में देखते थे और प्यार से उसे इंदू कहा करते थे, लेकिन इस समय तक इंदिरा गांधी सरकार के तौर तरीके और कांग्रेसी सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण उनका इंदिरा सरकार से मोह भंग हो गया था और वो खुलकर इंदिरा सरकार के विरुद्ध सामने आ गए। बिहार मूवमेंट, जो बिहार में स्टूडेंट्स द्वारा बिहार राज्य सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे से संबंधित था, ने 1974 में काफी जोर पकड़ा। हालांकि इस समय इंदिरा गांधी सरकार द्वारा बिहार की राज्य सरकार को गुजरात की तरह बर्खास्त नहीं किया गया और अब्दुल गफूर बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। इसी बिहार आंदोलन के दौरान जेपी द्वारा 1974 में टोटल रेवोल्यूशन या संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया। सरकारी मशीनरी द्वारा बड़े पैमाने पर आंदोलनकारियों का दमन किया गया, लेकिन आंदोलन फिर भी चलता रहा। इस दौरान इंदिरा गांधी जेपी आंदोलन से चिंतित थी और उनसे बातचीत की भी इच्छुक थी, लेकिन जेपी प्रायः इससे बचते रहे क्योंकि उनका मानना था कि इस बातचीत का कोई प्रभावी नतीजा नहीं निकलेगा। हालांकि कैबिनेट मंत्री डीपी धर तथा कुछ अन्य लोगों के प्रयास से जेपी और इंदिरा गांधी में बातचीत भी हुई, जो पूर्णतः विफल रही। इस समय पुलिस व सुरक्षा बलों द्वारा आंदोलनों का निर्ममता पूर्वक दमन किया जा रहा था, जो कई बार कानून व संविधान की सीमाओं को लांघ जा रहा था, जो ब्रिटिश राज की याद दिलाता था। ऐसे में जेपी ने पुलिस तथा सुरक्षा बलों से अपील की कि वे सरकार के गैर कानूनी आदेशों को मानने से इनकार कर दे, जिसके तहत आम निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जाता है। जेपी इस अपील के माध्यम से आंदोलन को एक नैतिक आधार देना चाहते थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसे दूसरे संदर्भों में लिया। गांधी ने आरोप लगाया कि जेपी पुलिस तथा सुरक्षा बलों को विद्रोह के लिए भड़का रहे हैं, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। वहीं जेपी का कहना था कि वे केवल गैर कानूनी तथा असंवैधानिक आदेशों को न मानने की अपील कर रहे हैं। इस समय तक जेपी और इंदिरा गांधी खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए थे। ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक सनसनीखेज निर्णय ने एक अलग ही ट्विस्ट पैदा कर दिया। 1971 के 5वें लोकसभा में इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली सीट से विजयी रही थी, लेकिन यहां से पराजित उम्मीदवार राजनारायण ने हाई कोर्ट में एक मुकदमा किया था, जिसमें इंदिरा गांधी द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की बात कही गई थी। इसी मुद्दे पर न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने 12 जून 1975 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को रद्द घोषित कर दिया और उन्हें किसी भी संवैधानिक पद के लिए अगले 6 वर्षों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। इस निर्णय में राजनारायण की याचिका को 2 आधारों पर स्वीकार किया गया था। पहला, ओएसडी यशपाल कपूर द्वारा इंदिरा गांधी के निर्वाचन में भूमिका निभाने के कारण, और दूसरा, तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इंदिरा गांधी के चुनाव प्रचार में सरकारी मशीनरी के प्रयोग के कारण। आरोप यह था कि यशपाल कपूर ने अपने पद से इस्तीफा देने से पहले से ही इंदिरा गांधी के लिए चुनाव प्रचार में भूमिका निभाई थी, जबकि इंदिरा गांधी के पक्ष का कहना था कि चुनाव प्रचार से जुड़ने से पूर्व ही यशपाल कपूर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस सुनवाई से जुड़ा एक पक्ष यह भी है कि इस सुनवाई के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को स्वयं इलाहाबाद हाई कोर्ट में उपस्थित होना पड़ा था। यह अब तक का पहला और एकमात्र उदाहरण है जिसमें किसी प्रधानमंत्री को किसी कोर्ट की सुनवाई में उपस्थित होना पड़ा था। कई स्रोतों में इस बात का दावा किया गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा को इंदिरा गांधी के पक्ष में निर्णय देने के लिए रुपये की पेशकश की गई थी, साथ ही साथ उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए जाने की भी पेशकश की गई थी, लेकिन जगमोहन लाल सिन्हा द्वारा इंदिरा गांधी के विरुद्ध फैसला दिया गया। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा अपने निर्णय में इंदिरा गांधी को सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया। यहीं से इमरजेंसी का वास्तविक खतरा उत्पन्न होता है, क्योंकि स्वयं इंदिरा गांधी और उनके करीबी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आने तक सत्ता त्यागने की बात को लेकर असमंजस की स्थिति में थे। ऐसे में इंदिरा गांधी के बेटे संजय, जिस पर मिसेस गांधी को काफी भरोसा रहता था, ने इस बात का काफी मुखरता से विरोध किया कि मिसेस गांधी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए।
इससे पहले भी संजय ने ही 5वीं लोकसभा के दौरान गरीबी हटाओ का नारा देकर मिसेज गांधी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। संजय गांधी को प्रधानमंत्री सचिवालय में अतिरिक्त सचिव रहे राजेंद्र कुमार धवन या आर.के. धवन का पूरा सहयोग रहता था। संजय ने धवन के जरिए पूरे मंत्रिपरिषद पर एक प्रकार से अपना नियंत्रण बना रखा था। इसके अतिरिक्त तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष देवकांत बरुआ, जिन्होंने कभी कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे का भी संजय गांधी और इंदिरा गांधी को इस दौरान पूरा समर्थन रहा था। ये लोग इस बात के पुरजोर समर्थक थे कि मिसेज गांधी को किसी भी हालत में कुर्सी नहीं छोड़नी चाहिए। यहाँ इस बात पर सहमति बनी कि फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी के कारण यह मामला अवकाशकालीन न्यायाधीश जस्टिस कृष्णा अय्यर के पास पहुंचा। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, जिसमें कहा गया कि अपील का निर्णय आने तक मिसेज गांधी प्रधानमंत्री पद पर बनी रह सकती हैं और सांसद के रूप में उनके सभी विशेषाधिकार समाप्त कर दिए जाए और साथ ही साथ वे सदन में मतदान भी नहीं कर सकती हैं। यह एक विचित्र फैसला था, जिसमें ना तो पूरी तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के साथ सहमति दिखाई गई थी और ना ही पूरी तरह से असहमति दिखाई गई थी। कई आलोचक जस्टिस कृष्णा अय्यर के इस फैसले को भी इमरजेंसी का एक कारण मानते हैं। जस्टिस कृष्णा अय्यर के फैसले के 24 घंटे के भीतर ही इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लागू करवा दिया गया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि आंतरिक अशांति के कारण देश की सुरक्षा खतरे में है, इसलिए इमरजेंसी अनिवार्य है। इमरजेंसी की घोषणा के लिए कैबिनेट की सलाह भी नहीं ली गई। मिसेज गांधी द्वारा राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र में बताया गया कि वे कैबिनेट से सलाह लेना चाहती थी, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया, जबकि इस बात के पूरे प्रमाण हैं कि कैबिनेट से जानबूझकर सलाह नहीं ली गई। यहाँ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि अब किसी भी समय इमरजेंसी की घोषणा के लिए राष्ट्रपति के पास कैबिनेट की लिखित सलाह होनी अनिवार्य है। यह भी मूल संविधान में नहीं था, इसे भी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। इमरजेंसी की घोषणा के बाद प्रेस पर पूर्ण नियंत्रण आरोपित करने का प्रयास किया गया। उस समय प्रमुख अखबारों के दफ्तर दिल्ली के फिरोज शाह जफर रोड में स्थित था। यहाँ की बिजली सप्लाई रोककर अधिकांश स्थानीय अखबारों के प्रकाशन को बंद कर दिया गया। आगे प्रेस सेंसरशिप के लिए सख्त नियम बनाए गए। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया। प्रेस पर प्रतिबंध का आलम यह था कि टाइम व गार्जियन जैसे अखबारों के पत्रकारों को भारत से बाहर जाने का फरमान दे दिया गया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग कर दिया गया। कई समाचार एजेंसियों के टेलेक्स और टेलीफोन लाइनें काट दी गई। कई पत्रकारों तथा कैमरामैन की मान्यता रद्द कर दी गई। अनेक अखबारों को मिलने वाले विज्ञापनों को बंद कर दिया गया। किसी भी राजनीतिक खबर को छापने से पहले सरकार की अनुमति अनिवार्य कर दी गई। कई पत्रकारों को मीसा तथा DIR अधिनियमों के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इस दौरान मीडिया को नियंत्रित रखने से संबंधित एक महत्वपूर्ण वाकया यह भी है कि जब इंद्र कुमार गुजराल द्वारा पत्रकारों पर मनोनुकूल नियंत्रण नहीं रखा जा सका था, तो उन्हें हटाकर विद्याचरण शुक्ल को नया इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनाया गया। शुक्ल स्वयं भी इस दौरान प्रेस सेंसरशिप को लेकर उतने ही उत्साहित थे जितना संजय गांधी। इस प्रकार संजय गांधी के इशारों पर विद्याचरण शुक्ल द्वारा एक प्रकार से स्वतंत्र मीडिया का गला घोंटा जा रहा था। यहाँ यह भी ध्यान रखना बेहतर होगा कि अधिकांश मीडिया हाउस ने सरकार के सामने घुटने टेक दिए। केवल कुछ ही मीडिया हाउस ने अपने स्वतंत्र पत्रकारिता के जज्बे को बचाए रखा था। इंडियन एक्सप्रेस का नाम हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए, जिसने इस दौरान स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के लिए काफी मशक्कत की थी। सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। जेल जाने वाले प्रमुख नेताओं में जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी, अरुण जेटली आदि शामिल थे। एक आंकड़े के अनुसार इमरजेंसी के दौरान कम से कम 1 लाख लोगों को जेल भेजा गया था। इसमें नेताओं, पत्रकारों के अतिरिक्त वे सभी लोग शामिल थे जिस पर सरकार या सरकारी तंत्र को जरा भी संदेह था वे सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट तथा DIR, डिफेंड इंडिया रूल वे प्रमुख अधिनियम थे जिसके तहत इस काल में अधिकांश गिरफ्तारियां हुई थी। इन दोनों कानूनों का पहले भी विरोध हुआ था और इमरजेंसी के दौरान इसके दुरुपयोग में वास्तविक अर्थों में इसे काला कानून सिद्ध किया था। एक और कानून था कॉफे कोसा, अर्थात कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट।
इमरजेंसी के दौरान सरकार के समर्थक मंत्री के साथ साथ छोटे छोटे प्रशासनिक अधिकारी ने भी इसे एक मौके के रूप में देखा, जिसका प्रयोग वह अपने विरोधियों तथा प्रतिद्वंदियों से पुराने हिसाब बराबर करने के लिए कर सकते थे। कई ऐसे उदाहरण सामने आए जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि निजी रंजिश के लिए पत्रकारों एवं अन्य लोगों के विरुद्ध इस काली व्यवस्था का दुरुपयोग किया गया था। आम जनता इस समय यह जानती ही नहीं थी कि इमरजेंसी में होता क्या है, बस लोगों में एक भय का माहौल जरूर था। हालांकि लोगों में इंदिरा गांधी की लोकप्रियता दर्शाने के लिए कुछ स्पॉन्सर जनसभाएं आयोजित की गई थी, जिसमें आसपास के क्षेत्रों से सरकारी मशीनरी द्वारा लोगों को बसों में भर कर लाया जाता था, जिससे यह मैसेज दिया जा सके कि सब ठीक है और आम जनता आज भी इंदिरा गांधी के साथ है। शुरुआत में लोगों को इस बात से राहत रहती थी कि सरकारी दफ्तर ठीक ढंग से काम कर रहे हैं, रेलवे और बसें सही समय पर चल रही हैं। वस्तुतः इमरजेंसी से कुछ समय पहले निरंतर विरोध प्रदर्शन व आंदोलनों के कारण आम जनजीवन में लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इमरजेंसी की घोषणा से थोड़े समय पहले ही प्रसिद्ध मजदूर नेता जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा एक देशव्यापी रेलवे हड़ताल का आयोजन किया गया था, जिसने रेलवे के काम को लगभग कुछ समय के लिए ठप कर दिया था। इसलिए इमरजेंसी के दौरान रेलवे, बसों व सरकारी दफ्तर के सही ढंग से संचालन से लोगों ने कुछ राहत जरूर महसूस की थी। इसी प्रकार मुद्रास्फीति में कमी से भी लोगों को सहूलियत हुई थी। हालांकि मुद्रास्फीति नियंत्रण में आरबीआई द्वारा सरकार समर्थित लोकप्रिय नीतियों को अपनाना तथा सकारात्मक मानसून की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। लेकिन आम जनता को मिली ये राहत क्षणिक ही रही, क्योंकि मार्च 1976 के बाद मूल्य पुनः तेजी से बढ़ने लगे थे। आम जनता के लिए इमरजेंसी की सबसे खतरनाक यादों में शामिल है जबरन नसबंदी या फोर्स स्टेरिलाइजेशन। संजय गांधी द्वारा देश की आबादी को नियंत्रित करने के लिए इस जबरन नसबंदी के कार्यक्रम पर अत्यधिक बल दिया गया था। इसके तहत अधिकारियों तथा डॉक्टरों को टारगेट दिए जाते थे, जिसका इम्प्लीमेंटेशन प्रायः जबरन व आमतौर पर गैर जिम्मेदाराना होता था। कई मामले आए जहां गैर जिम्मेदाराना तरीके से नसबंदी तथा अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों के कारण कई लोगों की मृत्यु भी हुई थी। साथ ही इस काल में कई अविवाहित युवाओं की भी नसबंदी की गई, साथ ही साथ कई उम्र दराज लोगों की भी, जो आम तौर पर प्रजनन आयु में नहीं थे, उनकी भी नसबंदी की खबरें आती रही। पुरानी दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में जबरन नसबंदी का मामला खासा चर्चित रहा था। इस संदर्भ में रुखसाना सुल्ताना नामक संजय गांधी की सहयोगी काफी कुख्यात रही थी। इमरजेंसी के दौरान जबरन नसबंदी ने जिस प्रकार लोगों में आक्रोश पैदा किया, उसका परिणाम है कि आज तक की सभी सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को स्वैच्छिक ही बनाकर रखा है। शहरों को खूबसूरत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर डेमोलिशन किया गया था। दिल्ली संजय गांधी के इस डेमोलिशन प्लान का एपी सेंटर बनकर उभरा और संजय गांधी के काफी नजदीकी माने जाने वाले डीडीए के वाइस प्रेसिडेंट जगमोहन मल्होत्रा इस डेमोलिशन कार्यक्रम के मुख्य कर्ता धर्ता के रूप में काफी कुख्यात रहे थे। डेमोलिशन के संदर्भ में आप तुर्कमान गेट फायरिंग की घटना को देख सकते हैं, जो इस संदर्भ में खासा चर्चित रहा था। इमरजेंसी के दौरान फिल्मों तथा गानों आदि पर भी काफी सख्ती बरती गई थी। इस संदर्भ में एक मजेदार वाकया यह है कि प्रसिद्ध सिंगर किशोर कुमार द्वारा जब कांग्रेस के कार्यक्रम में गाने से मना कर दिया गया था, तो उनके गानों को ऑल इंडिया रेडियो पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। आगे इमरजेंसी के दौरान किशोर कुमार के गाने एक प्रकार से सरकार के विरोध का प्रतीक बन गए थे। इसी प्रकार कई फिल्मों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस संदर्भ में आप गुलजार और संजीव कुमार की आंधी तथा सवाना आजमी का किस्सा कुर्सी को प्रमुखता से देख सकते हैं। इमरजेंसी के दौरान कई संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से मूल संविधान को भी बहुत हद तक बदलने का प्रयास किया गया था। इसमें सबसे प्रमुख 42वां संविधान संशोधन है, जिसे आमतौर पर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से संविधान में बड़े बदलाव किए गए थे। साथ ही इमरजेंसी के दौरान 5वीं लोकसभा का टेन्योर भी 1 साल के लिए आगे बढ़ाया गया था। इमरजेंसी के प्रति अलग अलग देशों का रुख भी अलग अलग था। जहां यूएसए द्वारा इमरजेंसी का सख्ती से विरोध किया गया था, वहीं यूएसएसआर द्वारा इमरजेंसी का समर्थन किया गया था। ऐसा नहीं था कि देश में सब इमरजेंसी का विरोध करने वाले ही थे, कई लोग इमरजेंसी के समर्थक भी थे। प्रसिद्ध गांधीवादी नेता और भूदान आंदोलन के जनक विनोबा भावे ने इमरजेंसी का अनुशासन पर्व के रूप में समर्थन किया था। इसी प्रकार प्रसिद्ध उद्योगपति जेआरडी टाटा तथा लेखक खुशवंत सिंह ने भी इमरजेंसी का समर्थन किया था। अंततः 21 महीनों की अमावस्या के बाद मार्च 1977 में लोकतंत्र की चांदनी फिर से चमकी। जनवरी 1977 में ही इंदिरा गांधी द्वारा नए चुनावों की घोषणा की गई, साथ ही विपक्ष के कई प्रमुख नेताओं को जेल से रिहा किया गया। मार्च 1977 में चुनाव हुए
जिसमें जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। यह जनता पार्टी कई दलों से मिलकर बनी थी, जिसमें पुरानी सिंडिकेट कांग्रेस भी शामिल थी। आजादी के बाद यह पहला मौका था जब केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। कांग्रेस को इस चुनाव में भारी हार का सामना करना पड़ा था। स्वयं इंदिरा गांधी भी रायबरेली से चुनाव हार गई थी। आगे भारत के पूर्व चीफ जस्टिस जेसी शाह की अध्यक्षता में इमरजेंसी में हुई ज्यादतियों की जांच के लिए शाह कमीशन गठित की गई थी। शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार किया था कि 1975 में ऐसी स्थिति नहीं थी कि इमरजेंसी लागू की जाए। साथ ही कमीशन की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस दौरान नागरिक अधिकारों का हनन हुआ और संवैधानिक आदर्शों की हत्या हुई। कई रचनाओं व फिल्मों आदि के माध्यम से भी इमरजेंसी की घटनाओं को दर्शाने का काम किया गया है। इस संदर्भ में आप राही मासूम रजा के उपन्यास कटरा भी आरजू तथा रोहिंटन मिस्त्री की अ फाइन बैलेंस तथा सच अ लॉन्ग जर्नी को देख सकते हैं। इसी प्रकार यदि फिल्मों की बात की जाए तो आप तेलुगु फिल्म यम गोला, बंगाली फिल्म हीरक राजर देसे तथा हिंदी फिल्म जैसे हजारों ख्वाहिशें ऐसी, इंदु सरकार तथा अभी हाल ही में रिलीज हुई कंगना रनौत की इमरजेंसी देख सकते हैं। आज हम इमरजेंसी को 50 वर्ष पूरे होने पर याद कर रहे हैं। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक लिटमस टेस्ट के समान था। यह वह अग्नि परीक्षा थी जिससे हमारा लोकतंत्र और निखर कर सामने आया। हमने जाना और समझा कि लोकतंत्र में अत्यधिक लोकप्रियता कई बार अधिनायकवाद को जन्म देता है। इसे हमेशा याद करना और निरंतर याद रखना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम समझ सकें हमारी आज़ादी और हमारे संवैधानिक मूल्य सबसे ऊपर है। इसे किसी भी कीमत पर नष्ट होने नहीं दिया जा सकता है। इमरजेंसी के संदर्भ में आप क्या सोचते हैं? आपके भी कुछ अनुभव, कुछ विचार हैं तो आपके विचारों का सदैव स्वागत रहेगा। धन्यवाद।